नमस्कार। आपकी मुलाकात देहरादून के विधायक विनोद चमोली जी से करवा रहे हैं, जो यहाँ के मेयर रहे हैं और पहाड़ के प्रति, उत्तराखंड के प्रति इनकी सोच क्या है, उसके बारे में एक संक्षिप्त बात करते हैं। चमोली साहब नमस्कार। चमोली साहब कैसे हो? बढ़िया। कैसा चल रहा उत्तराखंड साहब? अच्छा चल रहा। ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, जब से हमारा राज्य बना पलायन की स्पीड बढ़ रही है। आप मैदानी क्षेत्र के देहरादून के विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी उससे दो चार होने पड़ते हैं जब ऊपर से फ्लड नीचे आता है। क्या कर रहे हैं आप? सरकार क्या कर रही है? आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं? देखिए, पलायन जो है ये सिर्फ उत्तराखंड का सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल फेनोमेना है। राइट। इसकी व्यापकता में अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति का बेहतरी के लिए पलायन होना ये अच्छा साइन माना जाता है। हाँ, यदि व्यक्ति मजबूरी में पलायन कर रहा है तो उसको गलत माना जाता है। अब देखना यह है कि पलायन हमको बेहतरी की ओर ले जा रहा है या मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये दो अलग अलग। उत्तराखंड का पलायन पहाड़ कैसे मानते हो आप? उत्तराखंड में मिला जुला है। मिला जुला इसलिए है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो मैदानी क्षेत्र में उत्तराखंड से आए हैं, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अपना योगदान पूरे देश में दिया है। आप अजीत डोभाल जी की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं पहाड़ से पहले परिवार आ गया था। आप बिपिन रावत जी की बात करेंगे, वो भी पहले निकले हुए लोग हैं। अनिल चौहान जी की बात करेंगे, वो भी पहले। हेमंत नंदन बहुगुणा जैसे लोग जो हिमपुत्र रहे हैं और उन्होंने बड़ा योगदान देश की राजनीति में दिया है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ से निकले हैं। आप नरेंद्र तिवारी जी की अगर आप बात करें, सब पहाड़ के लोग हैं ये, लेकिन कहीं कहीं बाहर निकल के इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है और उसके बाद संभावनाओं को तलाशा, उसके बाद पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सेवा भी की है इन लोगों ने। तो इस पलायन को हम अच्छा पलायन मानते हैं। मैं इसको ठीक मानता हूँ। लेकिन वो कितना प्रतिशत है? लेकिन जिन लोगों को शिक्षा के अभाव में पलायन करना पड़ रहा है, जिनको रोजगार के अभाव में पलायन करना पड़ रहा है, वो कष्टकारक है। तो हमको उसकी संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी कि लोग अगर बेहतरी के लिए पलायन कर रहे हैं तो वो स्वीकारना पड़ेगा। वो यूनिवर्सल फेनोमेना है, कोई आपके सिर्फ उत्तराखंड के अंदर है ऐसा नहीं है। वो तो अच्छा है। आप पूरी दुनिया को देखिए। अभी भी अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हिंदुस्तान में जो ग्रामीण आबादी है वो सबसे अधिक है अन्य देशों की अपेक्षा, क्योंकि आज भी हम लगभग 26-27% ही मैदानी क्षेत्र में आबादी है, जबकि दुनिया के तमाम देशों में ये आबादी 50% तक चली गई है। हम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, 2 अक्टूबर भी है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, तो उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी, गाँव को इकोनॉमी से जोड़ने की बात की थी, गाँव को डेवलप करने की बात की थी, ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े और गाँव में ही रह पाएँ और पूरा देश एक ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर बने, ताकि लोग स्वावलंबी बन सकें, लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सके। तो उन्होंने प्रयास किया था। अरे गांधीवादी समाजवाद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें आती हैं। तो अभी भी पहाड़ में जो मेरा मानना है, अभी क्या हुआ जब से राज्य बना, पहले पलायन और अब के पलायन में थोड़ा सा अंतर है। पहले पलायन उत्तराखंड से बाहर होता था, दिल्ली मुंबई होता था। जी हाँ। अब पलायन विद इन उत्तराखंड है। अगर आप देखेंगे राज्य बनने के बाद तो विद इन उत्तराखंड पलायन ज़्यादा बढ़ा है। तो लोग पहाड़ से उतरे लेकिन देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी यहाँ सिमटे हैं। यहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा बढ़ गया है और उसके कारण शहर भी चरमरा रहे हैं। शहर में व्यवस्थाएं कम पड़ रही है। अगर पहाड़ पर पलायन रुकता है तो वो शहरों के लिए भी बेहतर होता है। अभी जो बहुत समय से मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, अब फिर एक बार, जैसे हम जब उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे तो हम पहाड़ के लिए अलग नियोजन की बात करते थे। आज उत्तराखंड में ही पहाड़ के लिए अलग नियोजन करने की आवश्यकता पड़ गई है। अब उत्तराखंड एज ए होल नहीं देख सकते हम। उत्तराखंड को हमको 3 श्रेणियों में बांटना पड़ेगा। पहली श्रेणी तो मैदानी श्रेणी हो गई, दूसरी श्रेणी हो गई शिवालिक हिल्स जो हमारे बीच का हिस्सा है, और तीसरी हो गई हमारी टॉप हिल्स है हमारे। तो 3 श्रेणियों में इसको बांटते हुए तब हमको अपनी योजनाएं लानी पड़ेंगी, ताकि हम उस लोगों को वहाँ रोक सकें, वहाँ रख सकें। हिमालयी राज्यों में ये आपने बिल्कुल विशुद्ध जो है, जो एक नेता एक विधायक कहता है, आपने पार्टी के रूलिंग पार्टी का आदमी कहता है, आपने कहा। लेकिन पूरे हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड एक अकेला राज्य है जहाँ से जो 5 बड़ी नदियाँ, वहाँ की 2 नदियाँ वहीं से आती है।
बावजूद इसके वो सबसे ज़्यादा भूता गाँव, ये भूता गाँव जीरो जहाँ हो गए हैं वो उत्तराखंड में है, किसी भी हिमालय राज्य में इतना नहीं है। तो ये एक चिंता की बात है। क्या क्या इस समय जो हमारा बागवानी है, एग्रीकल्चर है, क्या हम बागवानी को और कृषि को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चा उसके साथ साथ कुछ करता रहे? देखिए बिल्कुल एमए की डिग्री लेके यहाँ फैक्ट्रियों में ना आए जहाँ उसको 5-7 हज़ार मिलता है, ऐसा कुछ ना हो। देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं और हमको इसको अनिवार्य विषय से जोड़ना चाहिए, क्योंकि कृषि आज भी अगर उत्तराखंड में जो इकोनॉमी का जो अगर हम उसको देखते हैं कि उत्तराखंड इकोनॉमी को जो एनालिसिस करते हैं तो कृषि का क्षेत्र आज भी नंबर 1 पर आता है। दूसरा पर्यटन आता है हमारे यहाँ। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए निश्चित तौर पर बचपन से ही बच्चों में खेती और बागवानी और इन चीज़ों के प्रति एक रुचि पैदा करना। अब तो सबसे बड़ी बात तो रुचि पैदा करना हुआ ना, जब रुचि होगी तभी आदमी करे, तभी है बिल्कुल। तो वो रुचि पैदा हो और आदमी फिर उस ओर आगे बढ़े, तो ये एक बड़ा तरीका हो सकता है कि हम लोगों को पहाड़ों को दोबारा से आबाद करने फिर से वही जो आप कह रहे हैं का, कि नई प्लानिंग बने। हाँ, आबाद करने का। तो मैंने कहा ना कि हम इसको नए सिरे से प्लान करना पड़ेगा और इसमें हमको 3 हिस्सों में डिवाइड कर तब अपनी योजनाएं लानी पड़ेगी, चाहे कृषि के ही क्षेत्र में हो चाहे पर्यटन के क्षेत्र में। जो प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट में है, स्किल डेवलपमेंट और स्किल का है। तो हमारे यहाँ बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ये सभी जोड़ा सकता है। और इसके लिए जो लोकल वहाँ प्रगतिशील बागवान है उनको स्कूलों से जोड़ा जा सकता है, साइंटिफिक कर सकता है। क्या ये होना चाहिए? मैंने प्रयास हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा और मस्तिष्क खोल के सोचना पड़ेगा। अभी मिलेट्स पे हम लोगों ने काम किया, पूरी दुनिया में मिलेट ईयर मनाया गया। अब मिलेट सब्जेक्ट उत्तराखंड का रहा। आपको याद होगा जब हम आंदोलन में चलते थे तो कहते कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। उस दौर में कोदा झंगोरा गरीबी का प्रतीक था। अब अमेरिका का प्रतीक हो रहा है, इतना गरीबी का प्रतीक था। आज राज्य बनने के बाद आज जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, आज कोदा झंगोरा मेन एक रिच मील के रूप में देखा जा रहा है। तो उस ये परिवर्तन आया है और जो हमारा मिलेट्स है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने 3 जिलों में हमने जैविक खेती अनिवार्य की हुई है, एक्ट लेकर आए हैं, ताकि पहाड़ों में जैविक खेती का, अगर हम तो प्राकृतिक रूप से ही जैविक खेती करते हैं तो हमारा जो उत्पाद है उसकी कीमत बढ़ेगी तो लोगों को उसका पैसा आएगा और वहाँ अगर पैसा जनरेट होगा तो लोग रुकेंगे और उस काम को करेंगे। इसी प्रकार जैसे हमें पर्वतमाला योजना चलाई है, जो पहाड़ों के जो श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर हम नए कुछ एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोग वहाँ रहें, जाएँ और उसको करें। जो माणा को हम अंतिम गांव बोलते थे, वाइब्रेंट विलेज, यस, आज हमारे प्रधानमंत्री उसमें प्रथम गांव कह दिया। एक आकर्षण उधर पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग जब भी पहाड़ों पर जाते कुछ मिलेट्स लेकर आए, खरीदारी करें ताकि वहाँ की इकोनॉमी बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं, कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि सरकारें अकेला ये काम नहीं कर सकती। यहाँ का नागरिक जब तक अपने ज़मीनों से नहीं जुड़ेगा, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, जब तक उसके अंदर रुचि पैदा नहीं होगी कि मुझे पहाड़ में भी कुछ करना है, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि करना व्यक्ति नहीं है, सरकार योजनाएं बना सकते हैं, उन योजनाओं का लाभ तो हम ही को लेना है, उनके प्रति तो आकर्षण हमारे अंदर पैदा होना है। बड़े हमें को पहाड़ पे रुकने की आवश्यकता। क्यों? कारण क्या है? आप पहाड़ को सही बार समझिए। उत्तराखंड में बहुत सारा पलायन आकर्षण के कारण भी हुआ है। शहर की चकाचौंध, टीवी देख के हो रहा है, शहर का जो लाइफ स्टाइल है उसके प्रति जो आकर्षण हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में है, वो भी एक बड़ा कारण है पलायन का। आप उसी बच्चे के सामने श्रीनगर यूनिवर्सिटी है, उसी बच्चे के सामने जगह जगह डिग्री कॉलेज है, वो बच्चा डिग्री कॉलेज वहाँ पढ़ने के बजाय वो देहरादून आना चाहता है, वो नोएडा जाना चाहता है। तो ये जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। अभी हम गाँव में जाते हैं, गाँव में आज गाँव के अंदर भी लोग, जो बच्चे हैं, वो गढ़वाली या कुमाऊनी में बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी हिंदी बोल रहे हैं। हम गढ़वाली बोल रहे हैं जाके, वहाँ के बच्चे हिंदी बोल रहे हैं। कारण क्या है? ये आकर्षण। ये आकर्षण भी कम करना पड़ेगा। ये हम सब की जिम्मेदारी, जो जाती हुई जनरेशन है, हम जैसे लोग हैं, धीरे धीरे ये माहौल बनाना पड़ेगा, आकर्षण पहाड़ों की ओर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो रुकने का काम। वो तो जब वहाँ बिजनेस होगा, जब लोगों का जीविका होगा तो लोग चलेंगे। इस समय IIM के लड़के जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टूरिज्म के ऊपर कर रहे हैं। ऐसा ना, वो लिमिटेड लोग हैं
जो उसको उस प्रोस्पेक्ट्स में सोचते हैं, एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में सोचते हैं। वो आकर्षण नहीं है, वो व्यापार का आकर्षण, क्योंकि वहाँ चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और रोल मॉडल बन सकते हैं, इसलिए जा रहे हैं। एक सामान्य तौर पर अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति व्यक्ति में आकर्षण, उसके अंदर एक उत्कंठा हो कि नहीं मुझे अपनी जड़ों से जुड़ कर रहना है, ये कैरेक्टर में आनी चाहिए चीज़। ये कैरेक्टर में जब तक नहीं लाएंगे तो ऐसे तो हमारे पहाड़ के भी बच्चे जो पहाड़ों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिनको वहाँ होम स्टे, आज 4000 से ऊपर होम स्टे हमारे हैं, वो आज वहाँ रिजॉर्ट बनाने की तैयारी में है। तो लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, मैं व्यापारिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं हूँ, मैं कहता हूँ भावनात्मक दृष्टिकोण से हमारे कैरेक्टर में ये चीज़ रहनी चाहिए। आज मैं भी अपने गाँव में मकान मैंने ठीक करा रखा है, मैं जाता हूँ आता हूँ, मैं आज भी ठीक कर रहा हूँ। आज भी लोग मुझे पूछते मैं वहाँ क्यों बना रहा, मैं कहा बुढ़ापा काटूंगा, समय आएगा मैं रहूँगा वहाँ। तो ये जो आकर्षण पहाड़ों के प्रति है, ये किसी न किसी कमिटमेंट है। एक जनरल माना जाता है कि पहाड़ का सबसे बड़ा नेता वो है जिसका खेत भी बन जा रहा है, गांव और अपना घर भी बन जा रहा है, ऐसा है? पहाड़ की हालत क्या है, मैं अक्सर लोगों को, आप ही नहीं बोल रहा, मैं भी बोलता हूँ कि पहाड़ का नेता ही पलायन करके उस पहाड़ को संभालेगा कौन? अरे इन पलायनवादी नेताओं को जिता कौन रहा है? वही जिता रहे हैं। आदमी प्रधान का पर्चा बाद में भरता, देहरादून प्लॉट पहले बुक करता है। ये हालत, ये सबकी स्थिति है। तो आखिर इनको जिता कौन है? जिता भी हम ही लोग रहे हैं, पहाड़ के, जबकि हमारे पड़ोस हिमाचल में ऐसा नहीं है, पहाड़ के लोग कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा टास्क फोर्स जैसे प्लान आयोग है, वो तो बहुत ज़्यादा काम, उसका रिजल्ट निकल नहीं रहा, क्या कोई ऐसा होना चाहिए जो वहाँ के लिए नीतियाँ बनाए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जोड़े, कुछ होगा ऐसा? मैंने आपसे कहा ना कि हम इसको 3 श्रेणियों में बांट के सभी विभागों में, वो शिक्षा भी हो सकता है, चिकित्सा भी हो सकता है, वो कृषि का क्षेत्र भी हो सकता है, पर्यटन का क्षेत्र भी हो सकता है। हमको अपनी योजनाएं पहाड़ केंद्रित बनानी पड़ेंगी, तब जाके पहाड़ों में एवेन्यूज खुलेंगे, वहाँ पर मौके पैदा आप बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, आप विधायक भी हैं रूलिंग पार्टी के, कब बनेगी? कुछ है, आप कुछ जोर लगाएंगे इसके लिए? देखिए ऐसा ना, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। आज जो इतनी बातें हो रही हैं, ये भी हम लोगों के प्रयासों से ही हो रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार विचार कर रही है, काम चल रहा है। अभी मैंने ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, मैंने इनको कहा है कि मैं इसको कैटेगराइज करिए। बिल्कुल, आप पहाड़ के लिए इन्वेस्टर लाइए, देहरादून के लिए मत लाइए, वो पहाड़ के लिए, हरिद्वार के लिए नहीं चाहिए, उधम सिंह नगर यहाँ तो आ ही जाएंगे। अब पहाड़ के लिए इन्वेस्टर लाइए, वहाँ सेवा के क्षेत्र में काम हो सकता है, एजुकेशन के फील्ड में काम हो सकता है, वहाँ ग्रीन इंडस्ट्रीज बन सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम वहाँ डेवलप हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं, सिलिकॉन वैली की तरह हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो खंडूरी जी के टाइम हमने पहाड़ की एक औद्योगिक नीति भी लाए थे, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। तो ये कुछ योजनाएं करनी पड़ेंगी, सब है दिमाग में, लोग करते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद, उम्मीद है कि आप जल्द ही करें, पीढ़ियाँ ना गुजर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद जी।